मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो द ड्रिल इज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब अगर सबने सब्सक्राइब कर लिया है, लेट्स मूव टू द डे 3 ऑफ योर 90 डेज रिविजन फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके, I think I forgot to change over here day 3. So understood that this is the day 3 of your revision, the 90-day revision which we have planned. And the question number 1 over here is, so आज थोड़ी पेप टॉक कम, आज थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं वीडियो छोटी रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, इतनी ज्यादा मोटिवेशन दे दे कि मोटिवेशन देने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ठीक है, चलो। So the question number 1, pause the video, try it once yourself. It is from which topic? It is from the AC circuits, right? So it's from the alternating current topic. The question number 1 is a resistor of 50 ohm, an inductor of, now this is a very easy question. I told you that हम level कैसे रखते हैं difficulty का, पहले easy करते हैं, फिर थोड़ा medium difficulty level का करते हैं, फिर थोड़ा difficult question करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास 50 ओम का रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है एंड एक कैपेसिटर है। आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, इंडक्टेंस दे रखी है, उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है। आपको ये बोला है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स। आपको वोल्टेज सोर्स की ईएमएफ दी है एंड फ्रीक्वेंसी दी है। क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। आपको क्या करना है, एक सर्किट का इम्पिडेंस निकालना है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, हमें पता है कि एक सर्किट का इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर plus R square, where XL is the inductive reactance, XC is the capacitive inductance, is the capacitive reactance, and R is the resistance, right? अगर हमारे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है कुछ इस तरीके से, तो उस सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर हमने उसके अबाउट एक एसी सोर्स लगा रखा है, तो इस सीरीज एलसीआर सर्किट की जो इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट की, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, जब तीन चार रेजिस्टर्स लगे होते हैं इकट्ठे। तो इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फेज डिफरेंस भी कंसिडर किया था इसकी कैलकुलेशन करते वक्त, नेट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते वक्त। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी तीनों कंपोनेंट्स मिला के, एल सी और आर, जो नेट इफेक्टिव रिएक्टेंस आएगी उसी को हम इम्पिडेंस बोलते हैं, और आपको यही इम्पिडेंस फाइंड करना है। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद तो इसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में ये एक्सप्रेशन यूज होता है। दे एक्सपेक्ट कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स एल है, विच इज द इम्पिडेंस रिएक्ट, विच इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय एल इंटू ओमेगा, विच इज द विच इज, सो वी हैव द एल ओवर हियर, आपको इंडक्टर का एल दे रखा है, एंड आपको ओमेगा जो है वो मल्टीप्लाई करना है एल के साथ टू फाइंड द एक्स एल। जल्दी से फाइंड कर देते हैं, एल इज 20 बाय पाई, we know omega is 2 pi into frequency and the frequency is given to us 50 hertz. आई होप सब बच्चों ने एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करा है, सीधा जल्दी से जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, पहले खुद से जरूर ट्राई करेंगे सारे बच्चे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है सॉल्यूशन टेक कर, ठीक है। तो देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 इंटू 50, विच इज 5 2000, एंड द यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओमेगा, ठीक है। क्या यूनिट होती है आपकी एक्सएल की, ओमेगा यूनिट होती है। लेट्स मूव टू फाइंडिंग द एक्ससी। एक्ससी इज गिवन बाय 1 अपॉन सी ओमेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सो कैपेसिटेंस हमें गिवन है 50 बाय पाई माइक्रोफैरेड। समझदार बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 रेज टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके, माइक्रोफैरेड मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 6, ठीक है। एंड ओमेगा, ओमेगा क्या है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस 50। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, पाई एंड पाई कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या आ गया,
10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6 बन जाएगा। ये 5 into 2 मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा। 10 and 10 becomes 100, 100 into 10 यहाँ पे 1000 आ गया। और एक डिनोमिनेटर में आपका 5 बैठा है। इसकी कैलकुलेशन को क्विक करने के लिए जब आपके पास डिनोमिनेटर में 5 बचे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, 5 into 2 10, ऊपर 2 बच गया, 10⁻6 माइनस 1 2 3 एंड 4। 6 में से 4 पावर माइनस करनी है आपको, क्या बच जाएगा, 10⁻2। तो हमारे पास जो एक्स सी है उसकी वैल्यू आ गई है 200 ओमेगा। ठीक है, जो एक्स सी की वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट 200 ओमेगा। एक्सएल है आपके पास, एक्सी है आपके पास, रेजिस्टेंस है आपके पास। क्या करना है आपको, सिर्फ इम्पिडेंस निकालनी है। तो जेड विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए। वैल्यू डालते हैं हम लोग जल्दी से। एक्सएल इज 2000 माइनस 200 whole square plus radius is, oh sorry, resistance is 50. So you have 50 square. 2000 minus 200 is 1800 square plus 50 square. This will be the final impedance of the circuit. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मे बी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 50/π की जगह जो कैपेसिटेंस है दैट शुड बी 5/π। उससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि अगर 50/π की जगह 5/π होगी आपकी कैपेसिटेंस, तो उससे आपका जो एक्स सी है दैट विल कम आउट, यस दैट विल कम आउट, क्या है हमारे पास 50/π है ना। तो उससे हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो आएगी, जो एक्स सी है वो आती है हमारे पास 2000 ओमेगा। एक्स एल जो था वो भी हमारे पास था 2000 ओमेगा। तो जो जेड है दैट वुड हैव कम आउट अंडर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स एल और एक्स सी बराबर थे तो हमारे पास क्या आ जाता, ये तो जीरो हो जाती है टर्म, रेजिस्टेंस स्क्वायर। तो हमारी जो इम्पिडेंस है that would have been equal to the resistance. Oh, and that resistance is 50 ohm. So that would have been your final impedance. ठीक है, अगर आप 50/π कैपेसिटेंस को यूज करते हो देन यू वुड हैव फाउंड द सॉल्यूशन दिस। आप इसको और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो ओम में। बट अगर आप C इज इक्वल टू 5/π माइक्रोफैरड यूज करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका जो इम्पिडेंस का आंसर है वो आएगा 50 ओम। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में 5/π होना चाहिए था, मैंने भी चेक करा है कैपेसिटेंस 5/π होना चाहिए। बट हमने दोनों केसेस कर लिए, राइट। हमने एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी करके देख ली और हमने एक इजी कैलकुलेशन करके भी देख ली। जनरली सीबीएसई में कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं आती हैं, दे आर ओनली टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आई होप सबका ये क्वेश्चन हुआ हो। ठीक है, अ, अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया है सो देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन। पर्सनली इतना बुरा क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड के एग्जाम। Okay, so the question number 2, which we'll do is, let's move to question number 2. Now, this is a very good question. Personally, बहुत अच्छा question है ये, अगर आप मुझसे पूछोगे। आम और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, मतलब आप हो सकता है फर्स्ट टाइम में इसको क्रैक कर लो डेफिनेटली। बट अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा है कभी, तो आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी हो सकता है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं। an infinite number of charges, so you have infinite number of charges। कुछ बच्चे तो यही देखकर घबरा जाएंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू स्मॉल क्यू। सारे क्या है, सब चार्जेस का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है। दे आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसकी फिगर कैसे ड्रॉ होगी। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये आपका एक्स इज इक्वल टू 0 है। एक्स इज इक्वल टू 1 पर एक चार्ज रखा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर चार्ज रखा है, 4 पर चार्ज रखा है,
8 पर चार्ज रखा है एंड सो ऑन। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इस x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा है ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। फाइन, तो ये जो सेट ऑफ चार्जेस है उससे x इज इक्वल टू 0 पे क्या पोटेंशियल होने वाला है ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार ये ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के। इवन फॉर द पर्पस ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम्स, आप जो एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देखो सब बच्चे देखेंगे, आई होप सबने ट्राई कर लिया, पॉज करी है वीडियो, ट्राई करा है, राइट। उसके बाद सॉल्यूशन पे आए हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे हमें पोटेंशियल निकालना है। मुझे पता है द कॉन्सेप्ट दैट वी रिवाइज ओवर हियर इज दैट मैम जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, राइट, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है, अगर एक q चार्ज की वजह से मुझे r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो वो होता है k q बाय स्मॉल r, राइट। यहाँ पे मुझे बताना है पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0 विच कैन बी रिटन एज, पहले चार्ज की वजह से क्या होगा k q बाय 1, नेक्स्ट चार्ज की वजह से क्या होगा k q बाय 2, नेक्स्ट चार्ज की वजह से क्या होगा k q बाय 4। अगला चार्ज कहाँ पे रखा है, 4 पे रखा है। अगले चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा k q बाय 8, फिर क्या हो जाएगा k q बाय 16 एंड सो ऑन। जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, राइट। इसके अंदर हमें दिख रहा है के क्यू कॉमन आ रहा है, 1 + 1/2 +1/4 +1/8 +1/16 एंड सो ऑन। एंड अब कुछ बच्चों ने ये चीज ध्यान दी होगी, मैम दिस इज फॉर्मिंग, दिस सीरीज इज अ जीपी, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज एन इनफाइनाइट सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड जो इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है जीपी का, अगर आपको नहीं याद, जो कि आपको याद होना चाहिए, दैट सम इज, अगर आपका आर 1 से छोटा है, इफ द आर इज लेस देन 1, then the sum of an infinite series of GP is A upon 1 minus R। ठीक है, this is the sum। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है what is the first element of this GP, A is equal to 1, and what is the R is half, and half is less than 1, right। तो इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, के क्यू तो बाहर था, इसका सम हमें लिखना है, तो 1/1 - ½ which is equal to kq, 1 - 1/2 is half, and that comes out as 2kq। ठीक है, so the potential at x is equal to 0 because of these set of charges। इन set of charges की वजह से जो total potential होने वाला है x is equal to 0 point पर, that is 2kq। The answer is 2kq। आई होप सबका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हो यही, और जिसका नहीं आया था अब उन्हें क्लियर हो गया हो कि फर्स्ट पार्ट को कैसे करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है, सेम इसी तरीके से होने वाला है, बट अब उसने क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ इन द अबव सेट द consecutive charges have opposite sign। अब क्या दिया है हमें कि जो consecutive charges हैं उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है, which means अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव है तो फोर्थ नेगेटिव है। ऑल्टरनेट में चार्जेस क्या है, दे हैव ऑपोजिट साइंस। तो एक बार जल्दी से हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे, क्या होगा हमारे पास, ऑल्टरनेट जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल के वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी दिस वाज सपोज टू बी 4। ठीक है, अगला जो है वो नेगेटिव टर्म आएगी एंड सो ऑन, इसी तरीके से होगा। अगेन के क्यू को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
ऑल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फिर से हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज आ गई है, जहां पे अब स्मॉल आर की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 1/2, ए तो देखो सब सेम रहेंगे, ए तो फर्स्ट टर्म तो सेम है, बट अब आर की वैल्यू क्या हो गई है, द आर वैल्यू इज -1/2, है ना। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करूँ तो -1/2 आएगा, फिर अगर मैं -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो +1/4 आएगा, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो गई है, -1/2 हो गई है। तो अगर हम लोग अब इस सम वाले फॉर्मूला का एक डालेंगे, यहाँ पे सम का एक्सप्रेशन, तो KQ 1/1 -1/2 विल बिकम +1/2, एंड योर फाइनल आंसर विल बी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2KQ/3। जो फाइनल आंसर आएगा आपका पोटेंशियल का, वो क्या आ जाएगा, 2KQ/3। सो फॉर द सेकेंड पार्ट द पोटेंशियल इज 2KQ/3। आई होप सबसे हुआ हो ये क्वेश्चन खुद से, अगर नहीं हुआ तो अब समझ आ गया हो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का, तो उसके अंदर हमें इनफाइनाइट सीरीज जो बनती है जीपी की, उसके सम का एक्सप्रेशन यूज कर कर पोटेंशियल बताना है, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बट येट अगर आपको नहीं याद होगा सिंपल सा फॉर्मूला, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और एक बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने आंसर में जरूर लिखा है, कि जो आंसर है उसके अंदर k की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। उसको पुट करके भी आप न्यू पोटेंशियल जो है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ये भी सही है जो हमने करा है, अगर आप ऐसे पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखना चाहते हो पोटेंशियल, दैट विल आल्सो बी करेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप सबको अच्छा लगा हो, मजा आया हो करने में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, इट इज फ्रॉम द टॉपिक EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से आपका ये टॉपिक। एंड ये क्वेश्चन क्वेश्चन इज, एक बार रीड कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है इस टाइप के। मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि सीधा यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन सीधा आपके 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। एंड एक डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ और में ऐसा एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको। तो अगर आपको वो डेरिवेशन नहीं आती और आपको ये न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम हमें पता है शुरू से हमारा क्या गोल है, हमें 100 और 100 चाहिए। तो हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाएंगे जिस क्वेश्चन को हमें पता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे पेपर में आने की, है ना। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें पहले वो चीजें अच्छे से पक्की कर लेनी है जो हमें पता है कि ये तो पेपर में आती ही आती है भाई, इसे तो करके आराम से पासे करो। अगर ये आ गया तो हमें तो मक्खन है करना, है ना, ऐसे करना है। चलो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 centimeters is initially kept 30 centimeters away from a region of uniform magnetic field of 0.1 Tesla. It is then moved towards right with a velocity of 10 centimeter per second till it goes out of the field. ठीक है। तो हमें क्या सिचुएशन दी है, हमें सिचुएशन दी है कि आपके पास ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मुझे बहुत मजा आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने में। तो ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बहुत रहेगी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्क्वायर लूप है एक, जो पहले इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर एक स्क्वायर लूप है। और ये स्क्वायर लूप जो है, उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं,
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, जब तक वो फील्ड से बाहर नहीं चला जाता तब तक मूव कर रहे हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी दी है? मैग्नेटिक फील्ड हमें दी है 0.1 टेस्ला। इस क्वेश्चन में एक चीज जो और गिवन होनी चाहिए, शायद इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, दैट कि इस मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ कितना है। तो द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 80 सेंटीमीटर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो कितने रीजन में फैला हुआ है? 80 सेंटीमीटर तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। लूप जो है वो एक तरफ से आ रहा है, एंड जब तक वो यहाँ से बाहर निकलेगा, पूरा बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हमें क्या करना है? फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्लॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम। क्या प्लॉट करना है हमें? मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय flux is equal to, you have closed integration of B dot dA, that is your flux। ठीक है, क्या होता है फ्लक्स? दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B dot dA, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइन। या फिर इसको हम डिफाइन करते हैं एज मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट द एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है, हमें उसने बोला है आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये स्क्वायर लूप जो है, अच्छा इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई करना पॉज करके वीडियो। ठीक है, मैं तो सॉल्यूशन एकदम शुरू कर देती हूँ, बट एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने आपको इतनी बारी बोला है कि अगर आप वीडियो स्टॉप करके खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, उससे आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे वो आपको कभी नहीं आएगा, है ना। खुद से करना, आप सॉल्यूशन देख के कर लोगे, उससे आपको बेनिफिट जो है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए जिस लेवल का, उतना लेवल का बेनिफिट मिलेगा नहीं, है ना। वरना क्वेश्चंस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है डिफरेंट तरह के। हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए, और ये जरूरी है हर लेवल पर। चाहे आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल एंट्रेंस देने जाओ, मुश्किल से मुश्किल कोर्स करो, जब तक आप क्वेश्चन को खुद अप्रोच करना नहीं सीखोगे तब तक आपको क्या है, किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एक चीज के लिए, है ना। कि जब तक मुझे कोई सर आके या मैम आके पढ़ाए ही नहीं एक चीज को, मैं तब तक उस चीज को कर नहीं पाऊंगा। नहीं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। व्हाट वी आर कैपेबल इनफ दैट वी नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। अगर मुझे उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पता है तो मैं उसको खुद करने की कोशिश क्यों ना करूँ, जरूर करेंगे। और होगा भी, और फिर चेक करेंगे अगर कोई गलती होती है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, फिर हम चेक करेंगे कि अच्छा, ओ मे बी दिस इज वेयर आई वाज थिंकिंग रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन टू डू द क्वेश्चन। ओके, चलो अब देखते हैं जल्दी से। अब एक हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। फाइन। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये स्क्वायर लूप है, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर नहीं करता है तब तक फ्लक्स क्या है, तब तक फ्लक्स जो है वो जीरो है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर्स, एंड द स्पीड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो टाइम कितना लगेगा स्क्वायर लूप को यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा स्क्वायर लूप को, दैट इज 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, एंड द स्पीड इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो उसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 3 सेकेंड्स तक लूप जो है वो बाहर, ठीक है, लूप जो है वो बाहर है। अगर लूप रीजन के बाहर होगा तो क्या उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? नो, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, राइट। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स विल बी जीरो इन दिस रीजन। इस रीजन में क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो जीरो है, फ्लक्स कांस्टेंट रह रहा है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें पता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज डी फाई बाई डी टी। क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड? चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रह रहा है, फ्लक्स जो है वो इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, हमें पता है कि, तो सॉरी, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है? फ्लक्स चेंज होना चाहिए, द फ्लक्स शुड वेरी। बट अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स वेरी नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो, एंड द इंड्यूस्ड करंट विल आल्सो बी जीरो। इन 0 से 3 सेकेंड के बीच में
फ्लक्स भी जीरो होगा, ईएमएफ भी जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा। इसको हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं साइड में साथ साथ, जहां पे ये टाइम है, दिस इज टाइम एंड दिस इज टाइम। दिस स्केल यहां से लेके यहां तक आई एम अज्यूमिंग इज द फ्लक्स, यहां से लेके यहां तक आई एम अज्यूमिंग इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड यहां से लेके नीचे तक इज द इंड्यूस्ड करंट। फाइन। अब स्टार्टिंग जीरो से हो रही है हमारी, और जीरो से लेके टाइम जो है 3 सेकेंड्स तक, टाइम हम लोग सेकेंड्स में ले रहे हैं, जीरो से लेके 3 सेकेंड्स तक जो फ्लक्स है वो भी जीरो है, ईएमएफ भी जीरो है और करंट भी जीरो है। तो जल्दी से इसको मार्क कर लेते हैं, फ्लक्स भी जीरो है, ईएमएफ भी जीरो है और करंट भी जीरो। ठीक है। अब जैसे ही लूप इसके अंदर एंटर करना शुरू करा है ना, ये लूप जो है वो 20 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो इसको पूरा अंदर आने के लिए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो कितने टाइम में ये लूप जो है वो पूरा एंटर कर जाएगा? नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये लूप एंटर कर जाएगा, है ना। जो टाइम चाहिए होगा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, दैट इज 2 सेकेंड्स। तो अब 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड्स के बीच में will the flux change? Yes, the flux will change. फ्लक्स क्यों चेंज होगा? मैम फ्लक्स इसलिए चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक, सॉरी नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्योंकि मैम एरिया चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे लूप आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लूप का एरिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से पास हो रही है, वो एरिया चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग, है ना। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। सो द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है। फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब पूरा का पूरा एंटर कर जाएगा लूप, पूरा का पूरा जब लूप एंटर कर जाएगा, तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा? द फाइनल फ्लक्स विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला एंड एरिया इज कितना दे रखा है हमें, साइड 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ लूप लेना है आपको, है ना, उसमें से तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर्स, राइट। तो 0.2 इंटू 0.2, so the flux will come out, the final flux will be 2 into 10 raised to power minus 3 and the unit is Weber। क्या होती है यूनिट फ्लक्स की? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वेबर। तो यहाँ पे हम ग्राफ में क्या करेंगे, दिखाएंगे कि जो फ्लक्स है वो जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आया, तो फ्लक्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड यूनिट हम लोग ऊपर लिख देते हैं वेबर। ठीक है। इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, मैं थोड़ा कंजूसी से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, अदरवाइज इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, ताकि जब आप इसको दोबारा पढ़ो तो आप रिवाइज करके समझ सको कि अरे मैंने उस टाइम पे लिखा गया था, पता चले बाद में आप सोच रहे हो अरे क्या कर रखा है, तो खुद ही नहीं समझ आ रहा है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? ओके, जल्दी जल्दी में मैंने 0.2 इंटू 0.2, दैट शुड बी 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 3। प्लीज इसको करेक्ट कर लो। इरेजर, या इट शुड बी 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 3। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 वेबर आएगा, राइट। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या होता है, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। हमें पता है लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, फाई एफ माइनस फाई आई
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम लोग एवरेज ईएमएफ निकाल रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, और यहाँ एक नेगेटिव का साइन है। अब देखो कितना चेंज होगा। फाइव, जीरो क्या था इनिशियली, फाइव जो था वो जीरो था 3 सेकेंड्स पर। 5 सेकेंड्स पे फाइव क्या हो गया, 4 × 10⁻³ हो गया, राइट। इनिशियली जब लूप जो था वो एंटर नहीं करा था, तब फ्लक्स जो था वो जीरो था। जैसे ही वो पूरा एंटर कर गया, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, 4 × 10⁻³ तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ एक नेगेटिव का साइन बाहर बैठा है। और ये कितने टाइम हुआ है, 3 से 5 सेकेंड्स, तो कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे। तो क्या आ गया हमारे पास, -2 × 10⁻³ एंड द यूनिट विल बी वोल्ट। क्या यूनिट होगी हमारे पास, वोल्ट यूनिट होगी। So now we have the EMF induced as -2 × 10⁻³ volt, right? And the induced current in this time will be, induced current क्या होगा इस टाइम में, the induced current will be I is equal to क्या होता है, V by R। तो E by R will be the induced current। EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, -2 × 10⁻³ एंड रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। कितनी रेजिस्टेंस है, 0.1 ओम रेजिस्टेंस है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो इंड्यूस करंट है वो कितना आ जाएगा, -2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ड्रॉ करना है जल्दी से। तो हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जब टाइम 5 सेकेंड्स है, तब लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है -2 × 10⁻³ विच इज 2 mV, राइट। सो नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड कैसे ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड द करंट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो करंट भी क्या है, नेगेटिव है। कितना है, यहाँ पे है -2, ईएमएफ की यूनिट हम ले रहे हैं मिली वोल्ट। और यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कितना है, इंड्यूस्ड करंट इज -2 × 10⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, ये कितना है, -2 × 10⁻⁴ एंड यूनिट हम ले लेते हैं इसकी एम्पियर। फाइन, सो दिस इज द करंट। ओके, अब जब ये लूप पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर कर गया, उसके बाद जब ये आगे जा रहा होगा, लूप आगे जा रहा है ये लूप, ठीक है। जब ये पूरा यहाँ पर पहुंच गया, तब तक फ्लक्स क्या है, तब तक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, राइट। यहाँ तक फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं, यहाँ पर कुछ भी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। तो कौन से टाइम तक, कब तक, 20 सेंटीमीटर अंदर यहाँ पर फ्लक्स जो था वो बढ़ना शुरू हुआ था, है ना। बाकी 60 सेंटीमीटर में हमें पता है फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। टोटल 80 सेंटीमीटर था ना, अगर बाकी 20 सेंटीमीटर में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कितना टाइम लगेगा 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में, उसको 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी 6 सेकेंड, राइट। तो 5 से आगे 6 सेकेंड, 5 सेकेंड से आगे और 6 सेकेंड करेंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा, 11 सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो 5 से लेके 11 सेकेंड तक जो फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट। और वो क्या कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज 4 × 10⁻³ वेबर। क्या कांस्टेंट है, 4 × 10⁻³ वेबर। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कि टाइम 11 सेकेंड्स तक जो फ्लक्स है वो क्या रहा, 4 × 10⁻³ वेबर रहा। लेकिन अगर फ्लक्स कांस्टेंट था, तो क्या कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, नहीं। ईएमएफ सिर्फ तब तक इंड्यूस रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस इज जीरो। और अगर ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, तो करंट इंड्यूस्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और I इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है जब आपका लूप जो है वो यहां से बाहर निकलने लगे। ठीक है, तो ये लूप पूरा का पूरा बाहर कब आएगा, जब ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ट्रैवल कर लेगा आगे, तो पूरा बाहर आ जाएगा।
तो अब इनिशियल फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 4 × 10⁻³ एंड द फाइनल फ्लक्स इज 0। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स क्या है, 4 × 10⁻³ और फाइनल फ्लक्स क्या है, 0। और ये कितने टाइम के बाद होगा मैम, ये 2 सेकेंड्स के बाद होगा, है ना, क्योंकि 10 cm/s ट्रैवल कर रहा है वो। तो 13 सेकेंड्स में फ्लक्स जो है वो 0 आ जाएगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा सेम वैल्यू का इंड्यूस होगा, लेकिन अब क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव साइड इंड्यूस होगा, है ना। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज पॉजिटिव एंड द करंट इंड्यूस विल आल्सो बी पॉजिटिव, सेम मैग्नीट्यूड बट क्या होगा, साइन ऑपोजिट साइन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब फ्लक्स क्या हो रहा है, अब जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया, पॉजिटिव, और करंट इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव विद द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको भी लिखोगे आप प्रॉपरली निकाल कर, बट मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ग्राफ मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और जैसे ही 20 सेंटीमीटर से आगे गया लूप क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0, ईएमएफ इंड्यूस भी हो जाएगा 0 और करंट इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क्स, सीधा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करा है इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस 90 डे रिवीजन शेड्यूल में। आई होप आपको मजा आया हो ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि एक्चुअली दिमाग लगता है इस क्वेश्चन को करने में। एक भी जगह अगर आपने कहीं भी सिली मिस्टेक कर दी, आगे का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ये 5 मार्क्स आपके इजीली आपके हैंड में है, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें आ रहे 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, और वो चीज कैसे होगी, वो चीज होगी बार बार इस चीज को रिवाइज करने से, कंसिस्टेंट रहने से, और बार बार ही क्या करने से, प्रैक्टिस करने से, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार ही पढ़ने से ये चीज होगी कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, विल बी एबल टू डू दैट। फाइन, ओके, मेरे को तो मजा आ गया है क्वेश्चन करके, आई होप आपको भी मजा आया हो। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन खुद से हुआ था, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू इफ यू वर एबल टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ। बट अगर नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, हम इसको इतनी बारी प्रैक्टिस कर लेंगे कि अगली बारी मैम ने अगर ऐसा क्वेश्चन कोई रिवीजन में दिया तो वो तो हम पक्का मैम अपने आप पॉज करके वीडियो पहले आंसर निकालेंगे और आपसे पहले करेंगे। ठीक है, चलो, ऐसा चाहिए मुझे कॉन्फिडेंस अपने बच्चों का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is what happens to the interference fringes if the monochromatic source of light is replaced by a source of white light। हमें पता है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम लोग कैसा सोर्स लेते हैं, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका, कि अगर आप एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दोगे तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पर क्या असर आएगा, क्या वो चेंज होंगी, या फिर क्या होने वाला है, क्या हमें फ्रिंजेस मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कौन से कलर की मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो उनके बीच का गैप क्या होने वाला है, इसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर टुडे दैट विल डिस्कस द थ्योरी बेस्ड, राइट। ओके, सो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो जल्दी से इसको ट्राई कर। तो मैम हमें पता है कि जो फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस होता है, राइट, सेंट्रल मैक्सिमा से जो हमारा फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस है, दिस बीटा, द फर्स्ट फ्रिंज डिस्टेंस जिसको हम जो हमारा बेसिकली दो फ्रिंजेस के बीच का गैप होता है, दैट इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। और जो हमारी फर्स्ट फ्रिंज है वो हमारे सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होती है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डिस्टेंस ही दूर होती है, राइट। सो द डिस्टेंस between central maxima and the next bright fringe is equal to lambda d by small d। यही होता है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं,
व्हाइट लाइट को जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस करें, है ना। हमें पता है व्हाइट लाइट हैज 7 components. What are the 7 components? The 7 components are Vibgyor, in which the red has the longest wavelength, right? Red की क्या होती है हमारे पास? Red has the longest wavelength and violet has the shortest wavelength. ठीक है, तो lambda of red is greater than lambda of violet. तो अगर रेड का लैम्डा वॉयलेट से ज्यादा है, तो डिस्टेंस जो है, हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या कि डिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो अगर लैम्डा रेड का ज्यादा होगा तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? वायलेट से ज्यादा होगा, है ना। तो जो रेड की फ्रिंज है वो क्या होगी? वॉयलेट से ज्यादा दूर होगी। तो उस केस में जो हमें फ्रिंजेस दिखेंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि जो पहली फ्रिंज होगी आपकी, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है अपने एग्जाम में। द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट इन कलर, क्योंकि यहाँ पर सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट जो हैं वो आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी? सबसे पास हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो वॉयलेट की मिलेगी, क्योंकि उसका लैम्डा सबसे छोटा है दोनों साइड। जो हमें सबसे पहली फ्रिंज मिलेगी वो किसकी मिलेगी? वॉयलेट की। फिर मिलेगी आई, बी, जी, वाई, ओ एंड आर। सिमिलरली आई, बी, जी, वाई, ओ एंड आर विथ योर, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, वी विल राइट व्हेन मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, when monochromatic source of light is replaced by a white source, then the central fringe, then the central fringe is white, then the central fringe is white. The closest fringe on the either side of the central maxima is violet because it has the shortest wavelength. Violet की क्या होती है? shortest wavelength होती है, इसीलिए उसकी उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज मिनिमम। एंड द फारदेस्ट फ्रिंज, सबसे फारदेस्ट फ्रिंज कौन सी मिलती है हमें? रेड, because it has the longest wavelength, because it has the longest wavelength। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। एंड यूल राइट आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस, कुछ फ्रिंजेस के बाद क्या होगा? आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस द फ्रिंज पैटर्न इज लॉस्ट। फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाता है? लूज हो जाता है, इज लॉस्ट ड्यू टू लार्ज ओवरलैपिंग। तो आपकी जो कलर्स है वो ओवरलैप करने लग जाते हैं, जिस वजह से फ्रिंज पैटर्न क्या होता है? कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप दूर जाते हो सेंट्रल मैक्सिमा से, कुछ टाइम के बाद, कुछ फ्रिंजेस के बाद वो फ्रिंज पैटर्न जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है। दिखता नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि कलर्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, एक कलर दूसरे में घुस रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलेगा व्हाइट, और जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाओगे तो पहले वायलेट की फ्रिंज मिलेगी, फिर आई, बी, जी, वाई, ओ एंड आर, लास्ट में फ्रिंज कौन सी मिलेगी? रेड मिलेगी। तो आपका इस तरीके से एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच फ्रिंज विल बी द क्लोजेस्ट, which color's fringe will be the closest? Vibgyor will be the closest and red will be the farthest. What is the reason? The reason is that wavelength of the red is the longest and wavelength of the violet is the shortest. Okay.
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मैं तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिसकी इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की कि इसको स्किप करना इज स्टूपिडिटी। ठीक है, तो इसीलिए डू नॉट स्किप द स्टार्टिंग वीडियोस ऑफ दिस 90 डेज रिविजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक हम डेरिवेशन करते ही जरूर है। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द CBSE sample paper which was released for this year also has this question. What is a transformer? Explain the principle, construction, working, and theory of a transformer. What are the various energy losses in a transformer and how they can be reduced? A very important question and a very easy question. मतलब मैं ऐसी चीज बोलूंगी जिसके अंदर आपको स्कोर करना आसान है ना, जिस डेरिवेशन में, ये एक ऐसी डेरिवेशन है। और एज यूजुअल आई एम गिविंग यू दिस डेरिवेशन एज होमवर्क। अब तक आपने जहां से भी फिजिक्स पढ़ी है वहां पर आपको इसकी डेरिवेशन जरूर करवाई होगी। मैं मान नहीं सकती अगर आप कहीं से फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपने इसकी डेरिवेशन नहीं करी। रिवाइज दिस डेरिवेशन, राइट इट एट लीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट इसको 3 टाइम्स लिख लो। एंड इस डेरिवेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स विल बी डूइंग इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस टॉपिक में से। तो अगर आपके पास ये डेरिवेशन अवेलेबल है तो आप उसी डेरिवेशन को लर्न कर सकते हो। बट इफ द डेरिवेशन इज नॉट विद यू, आपको नहीं पता कि इसको डेरिवेशन मैंने नहीं पढ़ी है या मैंने जो है वो कहीं पर मेरे पास नहीं लिखी हुई है अच्छे से, सो द डेरिवेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आई विल प्रोवाइड द डेरिवेशन इन द लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आई अपलोड द डेरिवेशन, आई अपलोड द वीडियो फॉर यू ऑल, जिससे आप देखकर उन वर्ड्स में ही डेरिवेशन जो है उसको लर्न कर सकते हो। और अगर ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की आती है और जो डेरिवेशन मैं आपको करा रही हूँ अगर आप वही डेरिवेशन लिखोगे एग्जाम में, आपका हाफ मार्क्स भी कोई कट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के फुल मार्क्स चाहिए। आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे जो है वो फिजिक्स में 100 ऑन 100 लाएं, तभी मजा आएगा। मैं नहीं चाहती कि आपका आधा नंबर भी कहीं कटे। तो मैं अगर अपना फुल लगा रही हूँ आपके लिए कि मेरे बच्चों को फुल मार्क्स लाने हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा, मुझसे डबल मेहनत करो, क्योंकि फ्यूचर आपका है, मार्क्स आपके। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ योर डे 3 ऑफ द रिविजन। आई होप आप सबको मजा आया हो करने में, मुझे बहुत मजा आता है ये रिविजन करने में। एंड आई होप आप सबको भी उतना ही मजा आ रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली गिव अ लाइक, डू कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। आपको लग रहा है देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कि मैम ये चीज या ये टॉपिक किसी चीज में, इफ यू वांट सम हेल्प यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बोलो, मोटिवेट देम टू ज्वाइन दिस 90 डेज रिविजन। ठीक है, क्योंकि आपका तो हेल्प बेनिफिट है ही, सबका बेनिफिट है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं those who cannot afford the इतनी महंगी महंगी ट्यूशन, इतने महंगे महंगे लेक्चर सीरीज खरीदना। तो मैं यहाँ पर अगर फ्री रिविजन प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चों के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए, द स्टूडेंट्स हु हैव द पोटेंशियल टू डू बट स्टिल दे हैव सम मॉनिटरी इश्यूज, उनके लिए। ऐसे अगर आप किसी बच्चे को जानते हो तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर यू नो योर फेलोज, एंड या सब्सक्राइब द चैनल एंड बाई जनरल टर्म्स। ठीक है, so all the best, keep practicing, keep revising, and don't lose even a half mark. ठीक है, इतनी मेहनत करनी है that you have to score 100 on 100. Okay, bye bye everyone, I'll see you on the day 4 of the revision which will be tomorrow. So do wait for the video, ठीक है, और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ।